हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की संसद के अंदर 6 वे विधेयक जो आने वाले हैं और जो आने वाले समय में कानून बनेंगे तो समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और साथ ही साथ में इसमें संविधान के कुछ आर्टिकल्स देखेंगे जिसके तहत हम बताएंगे कि ये सारे प्रावधान करते हैं भारतीय संसद को चलाने के लिए और राष्ट्रपति को इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि संसद जरूर बुलानी जानी चाहिए, यानी कि 6 महीने में एक बार संसद का मिलन जरूर होना चाहिए ताकि सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय हो सके। और तीसरे में हम बात करेंगे कि भारत के अंदर जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो जो बन रहा है, जिस तरीका से भारत का जो विपक्ष है वो पूरी तरीका से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उन्हें लगता है कि हम संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीका से चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए किसी को कार्य करने ही नहीं देंगे। इनको इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देंगे कि लोग शायद तंग आकर के इनको वोट नहीं करेंगे। ये शायद विपक्ष की अपनी मंशा है। इसीलिए विपक्ष आज का, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर जो वामपंथी दल है वो हो, सारे के सारे मिलकर के एक ही कार्य कर रहे हैं, वो है संसद को बाध्य करा जाना। जबकि संसद में विपक्ष का जो कार्य है वो क्या है, आप जानते हैं कि सरकार को अकाउंटेबल ठहराना। इसके लिए उनके पास में तथ्य होने चाहिए और सरकार से बेहतर पॉलिसी, और साथ ही साथ में जो सांसद होते हैं वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन करके आते हैं उसके अंदर किस तरीका के बदलाव और किस तरीका की सुविधाओं की अभी कमी है, ताकि उनके जो लोग हैं, उनके जो वोटर हैं, उनका जीवन आसान बन सके। इसी के लिए संसद बुलाई जाती है। और आप जानते हैं 6 मंथ के अंदर संसद का मिलना जरूरी है, जो मैंने आपको बताया, ताकि सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय हो सके। आइए थोड़ा देखते हैं इसके लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है। ये देखिए, भारत का जो संविधान है वो उसका अनुच्छेद 85 है, जो राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और सत्रावसान करने में लोकसभा को भंग करने का अधिकार देता है। अब देखिए, राष्ट्रपति समय समय पर संसद में प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा को बैठकें बुलाते हैं। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कारण क्या है, ताकि सरकार पर लगाम रखी जा सके। और सरकार पर लगाम रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका है संसद को जो बुलाना और विपक्ष के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाना कि भाई सरकार इस क्षेत्र में क्या कार्य कर रही है, या फिर इकोनॉमी के सेक्टर में क्या कार्य कर रही है, युवाओं के लिए क्या कार्य कर रही है, एग्रीकल्चर के लिए क्या कार्य कर रही है। ये जो जवाब है वो मंत्रियों से पूछे जाते हैं और मंत्री उसका जो है जवाब देते हैं और जो कमी है उन्हें पूरी करने का आश्वासन देते हैं। ये है। लेकिन आज आप जानते हैं संसद एक लड़ाई का अखाड़ा बनकर के रह गया है। आज हमारे जो विधायक सांसद हैं वो क्या क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। बेफिजूल के जो है क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, ना कि एक सही से चर्चा हो रही है ताकि वो एक दिशा में जा सके। देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सत्र को समाप्ति यानी कि सत्रावसान बोलते हैं का घोषणा करता है। इसका अर्थ है कि उस समय चल रहे सत्र के काम को पूरी तरीका से समाप्त करना होता है। सत्रावसान का मतलब है कि भाई उस समय जो कार्य चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। लोकसभा का भंग करना एक अलग बात है। राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए उसे भंग नहीं किया जा सकता, आप अच्छे से जानते हैं। राष्ट्रपति आमतौर पर यह फैसला करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सलाह देता है, उसके आधार पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 85 ये सुनिश्चित करता है, उसी के लिए जो है ये सत्र जो है वो शुरू होता है। और भारत के अंदर आप जानते हैं कि 6 महीने के अंदर मिलने चाहिए, लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो 3 सत्र होते हैं, जिसमें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। शीतकालीन सत्र हो जाएगा, एक बजट सत्र हो जाएगा, और अभी आप मानसून कालीन जो सत्र है वो आप देख रहे हैं। लेकिन आप यहां पर अगर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको और भी कुछ बातें पता चलेंगी। देखिए, इसको भारतीय मानसून जो सत्र है वो 20 जुलाई 2026 से शुरू हुआ है और सरकार जो है इसमें नए 6 बड़े फैसले करने वाली है, यानी कि 6 नए बिल लाई है। और बिल आप जानते हैं कि 2-3 तरीका के बिल होते हैं, जिसमें आप ये मंत्री लाते हैं जो बिल होता है, जैसे आप रेगुलर बिल कहते हैं, एक होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। इसका मतलब है कि कोई भी जो लोकसभा का सदस्य है वो ये बिल पेश कर सकता है, जो कि प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। अब देखिए, इसमें 6 बड़े बिल आए हैं, बाद में उन पर चर्चा होगी, यानी कि आप जानते हैं कि संसद के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद में प्रावधान है कि लोकसभा से, क्योंकि बिल कैसा है ये भी देखा जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसके पास होने की प्रक्रिया अलग है, और अगर सामान्य बिल है तो उसके पास होने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में फिर डिबेट होगी, फिर उसके बाद में उसको राष्ट्रपति के लिए भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाते हैं और उसके बाद में वो एक कानून बन जाता है। ये आप अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, लोकसभा के अंदर जो 6 बिल आए हैं उन्हें मैं पहले आपको बताऊंगा और उसके बाद में हम देखेंगे इसको विस्तार से
कि ये जो 6 विधेयक हैं अगर ये आते हैं तो इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए पहला बिल क्या है, लोक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। यह बिल देश में नीट जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए लाया गया है। इसके तहत पेपर लीक करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और 10 साल तक की जेल होगी और 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही हर राज्य में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा जो 2 महीने के भीतर ही जांच पूरी करेगा और सजा दे देगा। देखिए ये समझ रहे ना, इस कानून पर ये जो बिल आया है इस पर डिबेट होनी चाहिए, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सके। साथ ही साथ में क्योंकि कानून तो बन जाता है, क्या हमारे पास में वो मशीनरी है जो इस कानून को इंप्लीमेंट करने वाली है? क्या हमारे जो डिपार्टमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है और जो सबसे प्राइमरी लेवल पर जो थाना होता है वहां पर क्या किस तरीका की जो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी है, क्या उनके पास में ऐसा है कि क्या वो स्वविवेकाधिकार लेते हैं? कोई आता है क्या उसकी रिपोर्ट एफआईआर करी जाती है या नहीं करी जाती? ये सुनिश्चित कैसे होगा, इस पर एक ब्रॉड चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब जैसा कि बोल रहे हैं योगेंद्र यादव जैसे जो लोग कह रहे हैं कि अब सब कुछ रोड पर तय होगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की भी ये मानसिकता है कि अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारे पिछले भी जो पाप है वो भी खुल करके आएंगे कि किस तरीका से जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है या वामपंथी जो दल है उनके शासित राज्यों में किस तरीका से पेपर लीक हो रहे हैं और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए जो विपक्ष है वो इस कानून की चर्चा से भाग रहा है। आगे देखना, दूसरा है आयकर संशोधन विधेयक 2026 यानी कि द इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026। और इसका कार्य क्या है आप देखिए, यह बिल भारतीय ऋण बाजार यानी कि डेट मार्केट को मजबूत करने और विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन कैपिटल को आकर्षित करने के लिए लाया गया है। इसके तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि BIS के जो नियम होते हैं उनके आधार पर उनके साथ सही से ये अलाइन करें इसके लिए, और साथ ही साथ में जितने भी मामले आते हैं उनको सही से सेटलमेंट किया जा सके और जो सरकार की जो बिक्री है, जो कमाई है उसमें और ज्यादा बढ़ावा हो। आगे देखना, उच्चतम न्यायालय यानी कि न्यायाधीशों की संख्या, मैंने सब पर वीडियो बनाई हुई है इस पर अलग अलग भी। देखिए ये जो विधेयक लाए थे जब भी मैंने वीडियो बनाई थी आप देखोगे इसके क्या है कि संख्या बढ़ा करके 33 से कितनी कर दी जा रही है, 37 कर दी जा रही है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो मिलाएंगे तो 38 हो जाएगी। यानी कि पहले कितनी थी, 33 थी, अब कितनी हो जाएगी, 37। और अगर CJI को मिला लेंगे तो टोटल हो जाएगी 38। अच्छा ये होना क्यों जरूरी है? अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आपको कुछ और भी बातें समझनी होंगी। देखिए आप अगर इसे देखेंगे तो आपको इसकी गंभीरता समझ में आएगी। और दूसरी बात एक ये भी, मैंने जब इस पर वीडियो बनाई थी उस समय पर भी मैंने बताया था कि भाई अगर 4 से 5 हम बढ़ा देंगे तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो देखिए इससे फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। कारण क्या है? कारण है भारत के अंदर जो मामले लंबित हैं उनकी संख्या को अगर आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 1 लाख के आसपास जो मामले हैं वो लंबित हैं, जिनमें से 10,000 मामले तो ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनको 10 साल से ज्यादा लंबित का समय हो चुका है। तब आप समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अगर 10 साल में भी न्याय नहीं मिल रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था में, तो एक विचारणीय विषय है। तो इसीलिए यह बिल लाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब आप देखोगे तो इससे संख्या बढ़ जाएगी। और देखिए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को रोकथाम विधेयक, आप जानते हैं मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी, द प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट ऑफ द नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। इसके अंदर यह किया गया है कि आप जानते हैं जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसी तरीका से जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको धारा 1971 का जो एक्ट है उसकी धारा 3 जो है उसके अंदर बदलाव करके अब वैसे ही प्रावधान कर दिए जाएंगे जैसे कि राष्ट्रीय गान के अपमान पर जो सजा होती है, यानी कि 3 साल की सजा का प्रावधान है। और साथ ही साथ में ये जो प्रावधान होंगे इसमें क्या है, ये यानी कि अपने आप से स्वतः से ही जो न्यायालय है वो अपने आप इसका क्या ले सकती है, संज्ञान ले सकती है। तब आप समझ सकते हैं तो ये कानून लाया गया। जैसे 1971 का जो कानून है उसके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में वही हो जाएगा जो राष्ट्रीय गान में है। बिल्कुल भैया, इसे दंडनीय अपराध यानी कि एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण, देखिए ये भी जो है जब एनआरसी आएगी तो उस समय पर ये जो 5वां जो विधेयक है मैं आपको बता रहा हूं तो ये बहुत काम आने वाला है। यानी कि हमारा जो डेटा होगा वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक होने वाला है। इसके अंदर किसी भी तरीका का कोई भी झोल नहीं होगा। इसीलिए जो ये जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण
विधेयक है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए इस बिल पर उद्देश्य जन्म और मृत्यु दर का डिजिटीकरण करना है, सबको डिजिटलीकरण करेंगे तो जब एनआरसी होने वाली है तब उस समय ये बहुत काम आएगा, पारदर्शिता आएगी और पंजीकरण कराने के मामले के लिए इसमें कोई कैडेनियम भी दिए गए हैं ताकि नागरिक डेटाबेस को सही से रखा जा सके। और छठा जो विधेयक है वो है एमएसएमई। आप जानते हैं एमएसएमई हमारी भारत की जो इकोनॉमी है उसकी रीढ़ है। अब देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास संशोधन विधेयक 2026, यह बिल छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए व्यापार को आसान बनाने और यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य से लाया गया है। इसका मुख्य फोकस है एमएसएमई को मिलने वाले भुगतान में होने वाली जो देरी है कि इस समय समस्या को समाप्त करना हो, उनके विवादों का यानी कि जो आर्बिट्रेशन है उसके जरिए उसे बाहर से बाहर सुलझाओ ताकि बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया से बचा जा सके। इसीलिए आप देखोगे ये बिल आना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब देखिए इसके अंदर आपको एक बात और समझनी होगी कि जो सारा मुद्दा है, ये तो मैंने 6 बिल आपको बता दिए कि हमारा जो पहला वाला पार्ट है यहीं तक है कि सरकार क्या कर रही है। उसके बाद में अब हम देखने वाले हैं कि आज जो विपक्ष है वो ये सारे कार्य कर क्यों रहा है, उसे इतनी समस्या आ क्यों रही है। तो उसका कारण है ये एफसीआरए बिल का आना। देखिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है इसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और अब जानते हैं कि जब इस पर ये आएगा तो जो एनजीओज हैं उनको ज्यादा अच्छे से रेगुलेट किया जाएगा। अगर वो किसी तरीका की अनियमितता बरतते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा और साथ ही साथ जो एनजीओ की प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। इसका मतलब है कि सबका जो एक्वायर है वो सरकार कर लेगी और उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला है। और साथ ही साथ एक जो और इसमें क्या करा गया है कि जो भी एनजीओ का मालिक होगा यानी कि जो उसका ऑनर होगा, जो उसे संचालित करता होगा, इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और साथ ही साथ में जो बिल है ये जो एक्ट है जो बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा, इस ये जो बनने के बाद में जो एनजीओ है उसका एक ही अकाउंट हो सकता है, वो भी दिल्ली के एसबीआई शाखा के अंदर। अब इसको आसानी से रेगुलेट करा जाएगा। अब देखिए कांग्रेस जैसी जो पार्टी है उन्हें समस्या क्या है, क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1976 में हुई थी। और आप जानते हैं 1976 में क्या था, भारत के अंदर आपातकाल था यानी कि इमरजेंसी लगी हुई थी, उस समय पर यह आया था। 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी और आप देखेंगे कि 1975-1977 के बीच में देश में इमरजेंसी लागू थी और इंदिरा गांधी की जो सरकार है उसी के द्वारा एफसीआरए कानून लाया गया और यहां विदेशी जो फंडिंग है उसको प्राप्त किया गया। विदेशी हस्तक्षेप जो है उसका डर हमेशा बना रहा और आज भी है, क्योंकि जिस तरीका से ये जो एक्ट है ये भारत के अंदर कन्वर्जन कराने के लिए, भारत के अंदर जो इलीगल एक्टिविटी है उनके अंदर भी इनका जो पैसा है वो पाया गया है। इसीलिए भारत सरकार चाहती है अच्छा कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो तो वहां ये एनजीओ वाले आप जाकर देखेंगे मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि लंबी फहरिस्त है, उसके लिए आप कहोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि भारत के अंदर एनजीओज के द्वारा किस तरीका से भारत के जो डेवलपमेंट है उसको रोकने के लिए एक जानबूझ करके एक मूवमेंट चलाए गए हैं जिससे भारत की गति जो है वो रुके। और यही अमेरिका और चाइना चाहते हैं कि भारत किसी भी तरीका से आगे ना बढ़ सके, ताकि भारत जब आगे नहीं बढ़ेगा तब उनकी जो अपनी चौधराहट है वो वैसे ही चलती रहेगी। देखिए राजनीति को बचाना, शुरुआत में इस कानून का मूल मकसद जो है वो एनजीओज को रोकना नहीं बल्कि राजनीति और चुनाव और पत्रकारिता यानी कि मीडिया और न्यायपालिका को विदेशी पैसे को जो भराव है उससे दूर रखना था। लेकिन बाद में सब इसमें शामिल होते हैं। लेकिन 1984 का जो बदलाव है वो भी किया गया और ये जो सारे कार्य हैं ये अगर चर्चा होती है एफसीआरए एक्ट में तो इसमें कांग्रेस के राज भी खुलेंगे और साथ ही साथ में जो एनजीओज है और कांग्रेस के जो एनजीओ हैं उनके लिए फंडिंग की जो व्यवस्था है वो भी बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करने वाली है। अब देखिए यहीं पर इसी के लिए भारत सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा भी जो नॉलन हार्पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का ये केस है, इसके अंदर भी आपने देखा होगा 8 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही तल्ख जो टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि देखिए फॉरेन फंडिंग लेना आपका मूल अधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपको सरकार रोक रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे कि देखिए हमें पैसा नहीं लेने दे रहे हैं ये तुम नहीं कर सकते। तो जो नॉलन हार्पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विदेशी जो चंदा है यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्राप्त करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि जस्टिस एम.ए. जो खनिकविलकर और अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की पीठ ने 132 पन्नों के फैसले में सरकार द्वारा 2020 में किए गए विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन अधिनियम यानी कि जब 2020 में एफसीआरए के अंदर जब अमेंडमेंट आया था उसी समय ये एनजीओ वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। अब सोचिए
एक आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट कितनी दूर है ना, दिल्ली दूरस्थ है, लेकिन ये लोग आराम से पहुंच जाते हैं, बिल्कुल इनके लिए दरवाजे खुले हैं। तो यही बात सोचिए कि किस इसकी जो भारतीय संविधान के अंदर आम आदमी के लिए जो न्याय की व्यवस्था थी वो कैसे की गई थी, लेकिन आज वो सिर्फ और सिर्फ न्याय व्यवस्था अमीर लोगों के दरवाजे की दासी बनकर के रह गई है, याद रखना इस बात को। तो यहां पर ये पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि देखिए माई बाप हमें ये विदेशों से पैसा नहीं लेने दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए विदेशों से पैसा लेना आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि आप रोते रोते मेरे पास आ गए कि हमें पैसे नहीं लेने दे रहे। देखना, विदेशी चंदा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा था अनुच्छेद 19(1) का सब क्लाउज सी संगठन बनाने का अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को संस्था को विदेशी धन प्राप्त करने का निहित या पूर्ण अधिकार नहीं देता है। चेक एंड बैलेंस इसके ऊपर है, उसे भी समझना। संसद को देश के हित में विदेशी धन प्रवाह पर तार्किक प्रतिबंध यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा सबसे ऊपर है। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी के बिना किसी नियंत्रण को विदेशी धन का आना संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक न्याय व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल ये आपने अभी देखा सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी कि किस तरीके से राष्ट्र की एकता, अखंडता और इसकी जो पब्लिक ऑर्डर है इसको प्रभावित किया गया है। तो विदेशों से जब पैसा आता है तो इसी तरीका की भारत के अंदर एक व्यवस्था फैल जाती है, एक अनार्की की ओर भारत को धकेला जाता है ताकि भारत के अंदर जो एफडीआई है उसका प्रवाह रुक जाए और भारत का डेवलपमेंट रुक जाए। और इसके अंदर चाइना से भी फंडिंग हुई है और अमेरिका से भी और मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं उनसे भी फंडिंग हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीका का भी कार्य चल रहा है। आत्मनिर्भरता पर जो न्यायालय टिप्पणी की थी कि कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए किसी भी देश की आकांक्षाओं उसके अपने नागरिकों की कड़ी मेहनत पर टिकी होती है, ना कि विदेशी अंशदान पर। कितनी बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, इसे समझिए। वो कह रहे कि भाई देखिए ये जो निठल्लापन है ना इससे ऊपर उभरिए। ये कांग्रेसी सरकार ने मित्रों एक बात बहुत ज्यादा आप देखोगे, इस देश के अंदर जो स्वाभिमान होता ना, स्वाभिमान उसको छीन लिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के द्वारा जिस तरीका से ये फ्री का जो बांटा गया है ना, जिसे हम कहते हैं कि भाई फ्री का जो राशन है, फ्री का ये सब चीज जो दी गई है, इसने व्यक्ति के आत्मसम्मान को छीन लिया है। होना यह चाहिए था कि एजुकेशन होता, होना यह चाहिए था कि व्यक्ति के लिए अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम होते, होना वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, तो वर्ल्ड क्लास होना यह चाहिए था कि कोई भी भूखा ना सोए उसके लिए सरकार की रसोई होनी चाहिए थी जहां सस्ता खाना मिल सके, अच्छे रोड बनाने चाहिए थे। लेकिन सरकारों ने क्या कहा, डोल बांटे, डोल में समझ देना अनुदान बांटे, यानी कि आप जाइए राशन की दुकान पर, राशन वाला अलग से। आप जानते हैं कि किस तरीका से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, राजीव गांधी ने, कि मैं 1 रुपया डालता हूं तो 5 पैसे पहुंचते हैं। तो ये 5 पैसे ही थे, यानी कि बीच में सब भ्रष्टाचार था। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और अब आप जानते हैं कि केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, कितनी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों की मेहनत से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, फ्री के चंदे से नहीं होता। देखना, कोर्ट ने सुझाव दिया कि एनजीओ विदेशी चंदे के बजाय देश के भीतर ही दाताओं की खोजें, क्योंकि यानी कि अपने देश से चंदा प्राप्त करें, यानी कि देश के लिए देश से ही प्राप्त करें और देश के नागरिकों के ऊपर खर्च करें। कितनी बड़ी बात कही है। और देखना, 2020 के प्रमुख संशोधन को सही ठहराया। अदालत ने एफसीआरए कानून में किए गए निम्नलिखित बदलावों पर चंदा को ट्रांसफर पर रोक लगाई गई। सेक्शन 7, एक ही बैंक खाता 17, जैसे कि मैंने बताया कि अभी एसबीआई के अंदर ही हो सकता है, नई दिल्ली में ही हो सकता है। पहचान का नियम भी सेक्शन 12(a) के अंदर बताया गया कि जो भी देता है, जो भी दान देगा, उसकी पहचान होनी चाहिए कि ये कौन व्यक्ति है, इनकी भारत का है या भारत के बाहर का है, इसका भी। और अगर गलत पाया जाता है तो पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। ये सारी, यानी कि ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो सके, इसके लिए ये सारे कार्य किए गए थे। तो मित्रों, आपने यहां पर देखा कि भारत की जो राजनीति है वो किस स्तर तक पहुंच चुकी है। आज इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि हमारे भारत के लिए कुछ भी अच्छा हो तो उस पर एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा नहीं होती। संसद को एक अखाड़ा बना दिया गया है, ऐसा कि जाइए और हाय हुल्ला कीजिए। कोई संसद के परिसर में दहाड़ रहा है, क्योंकि ये राज्यसभा का जो अपना सिस्टम है कि जहां पर बाहर के बिना चुनाव जीते भी लोग पहुंचते हैं। आप जानते हैं वो लोग किस तरीका का कार्य करते हैं। मैं बात कर रहा हूं संजय सिंह की। संजय सिंह किस तरीका से, आपने देखा होगा कि संसद के परिसर में खड़ा होकर के जैसे कोई दारू पी करके जो दहाड़ते हैं उस तरीका से दहाड़ रहे थे। तो आप सोचिए हमारे माननीय सांसद जो है वो किस तरीका का एक बेवड़ों की तरह व्यवहार करते हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है। देखना, संसदीय जो सत्र की कार्य प्रणाली जो मैंने आपको बताया था, 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र, बजट सत्र जनवरी से अप्रैल, मानसून सत्र जुलाई अगस्त और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। अनुच्छेद 85 ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया है।
एफसीआरए का एक आना है, मैंने जैसा बताया है। उसके बाद में इसमें संशोधन विधेयक है, जन्म मृत्यु दंड प्रमाण पत्र जो है इसके लिए एनआरसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और देखिए विकसित भारत का शिक्षा, ये वाला भी एक बिल है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि किस तरह से यूजीसी हो या फिर अन्य जो भी और इंस्टीट्यूशन है उनका एकीकरण करके भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए ये भी बिल आ रहा है। इसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर, आपको कैसा लगा? अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं कहता हूं हमेशा कि मेरे लिए एक ही बात है, जय हिंद वंदे मातरम, ये जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसी से हमें ऊर्जा मिलती है और कार्य करने का साहस मिलता है। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय